नमस्कार दोस्तों। आपको याद है कि हमने ओएसडी से जो पिछली बार मीटिंग करा था उसमें बनाया था कि ओम क्या चीज होती है, ओम कैसे करना है, उच्चारण कैसे किया जाता है, उसके फायदे क्या हैं, कैसे शुरू हुआ। आज अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कवर करने वाले हैं। उसका नाम है न्याय। आपको याद होगा कि जो ओएसडी हैं उनकी पकड़ बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हमने काफी टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कवर कर लिए और आज न्याय को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ओएस जी, जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री राम। सर, जर्नी हमारी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत आगे तक हम आ चुके हैं। कहा हमने उपनिषद से शुरू किया, उसके बाद हम चले गए कि सांख्या क्या है, वैशेषिका क्या है, फिर सनातन क्या है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्याय क्या है। ये न्याय वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट वाले, हम्म, मैं भाई वो वर्ड यूज नहीं करूंगा कि पैसे लेके करते हैं, क्योंकि आप बैठे हैं एंड आपका तो नाम ही ओम शांति है, ओएस। तो इसलिए पहले तो आज जो टॉपिक है उससे शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक के जो पहले हमने टॉपिक्स करे हैं उसमें कई लोगों के क्वेश्चंस भी थे। तो उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आप थोड़ी सी दे दीजिए। प्लस ये न्याय क्या चीज है ये बताइए थोड़ा सा। ओके ओके। तो क्लैरिफिकेशन पर पहले चलते हैं। तो क्लैरिफिकेशन में कुछ लोग जो है प्रीवियस वाले में पूछ रहे थे, शायद आपके जैन समाज के लोग बोल रहे थे कि आप जैनिज्म पर भी क्यों नहीं बनाते हैं, जैन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है करके। तो वहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये बातें जो मैं समर कोर्स में अटेंड किया था वहाँ पर मैं, और जो साईं बाबा के जो लेक्चर्स हैं वो भी सभी मतों पर उन्होंने लेक्चर दिया है। आप देखेंगे भारत में जितने भी हैं, गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, गुरु नानक हो, जो भी निकले हैं संत, मैक्सिमम लोग हिंदू ही थे। वो सब अपना मत चलाया हुआ अलग बात है, बट जो बॉर्न थे, बॉर्न हिंदू थे। तो उनको मालूम होगा, जो उपनिषद वगैरह उन्होंने भी पढ़े ही होगी। उसी उनके जितने भी शिक्षाएं, जो भी उपदेश दिए हैं, वो उपनिषद से कोई अलग नहीं है। और बार बार कोई आदमी जैन के बारे में बता रहा, तो मैं बता देता हूँ। जैन में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। पहले तीर्थंकर जो थे, जिसको ऋषभ देव नाम था, वो विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार वो भी है। तो जैन हिंदू से कोई अलग नहीं है। तो जो यस। भी श्रोता सुन रहे हैं, तो जैन अगर आपको हिंदू से कुछ अलग लग रहा है, तो हिंदू से ना गौतम बुद्ध अलग है, ना जैन अलग है, ना गुरु नानक अलग है। उनके सभी उपदेशों में आप देखेंगे, वो और उपनिषद में जो लिखा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर दैट मैटर, जीसस के भी जितने भी आप पैराबल सुनेंगे, वो सारे के सारे उपनिषद कहानियों से बहुत मिलते जुलते हैं। या जरतुष्टा का सुनेंगे, वो सब भी आपको उपनिषद से मिलते रहेंगे। तो संत जो भी होते हैं, उनकी भाषा एक ही होती है, क्योंकि उनको सबको ज्ञान एक ही होता है। सब एक ही भगवान को देखते हैं, तो एक ही बात वो बोलते हैं। उसमें दो बात, आम खाने वाला चाहे चाहे 10 आदमी हो, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन मतलब वही होता है उनका। ठीक है ना। वो एक चीज था। इसलिए बार बार कहीं कि ये धर्म वो धर्म नहीं, धर्म एक ही है जो डिफाइन हुआ। बाकी सब भी इसी बात को बोल रहे हैं, इससे अलग कुछ बात वो कहे नहीं है। ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद ऑब्जर्व दैट है राजयोग। हाँ, एक चीज है जो हम लोग को बचपन से सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म के बारे में मेरे दोस्त बहुत उन्होंने बोला, यार तुम सनातन धर्म बताया वो, और हम लोग सनातन धर्म में हम लोग सोचते हैं कि रोज पूजा पाठ करना वगैरह सब। तो हम बोला नहीं, सनातन धर्म पूजा पाठ करना नहीं होता है। सनातन धर्म कर्म होता है, कि आपका आचरण क्या होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने किसको फॉलो कर रहे हैं, बट क्या फॉलो कर रहे हैं, ये चीज है। इसलिए राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने क्वेश्चन किया था। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई आदमी ये नहीं बताता है क्यों नहीं करना चाहिए। चोरी क्यों नहीं करना चाहिए हमको, ये कभी कोई नहीं बताता है। सच क्यों बोलना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये कोई एक्सप्लेनेशन देता है। आप उपदेश की तरह मत दीजिए। तो हमारे ऋषियों ने बताया, उसका पीछे का विज्ञान जो था सनातन धर्म के पीछे, मैंने बताया, वो किसी का मत नहीं है। उन्होंने बताया प्रकृति का धर्म क्या है, उसी धर्म के मुताबिक मेरा धर्म क्या होना चाहिए। वो तो विज्ञान सम्मत है, वो किसी का उपदेश नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था। अब है न्याय। न्याय का आने का क्या गौतम मुनि द्वारा था। जब सांख्य और वैशेषिका दो जब थीरीज आए, इसके बाद जो भी नेचुरल इवेंट देखते थे, हर आदमी
अब ज्ञानी होने लगा, एक एक नया नया थ्योरी देने लगा सब चीज के। तब अब समझ में आता है कि वो थ्योरी सही है गलत है पता कैसे चलेगा। तब गौतम मुनि ने बोला भाई इस तरह नहीं, हर आदमी एक थ्योरी मत दिया करो, वो थ्योरी को परखा भी करो, टेस्ट करो कि वो थ्योरी सही है गलत है, कैसा है, कैसे हमको पता चलेगा तुम जो बोल रहे हो सही है कि नहीं, हम पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए टेस्ट करना होगा। टेस्ट करना होगा तो कैसे टेस्ट करेंगे उसका, वो पूरा मेथड वो बताया। और शायद मैड हैव बीन क्यूरियस, बहुत सारे रीजन होंगे। आफ्टर सांख्य वैशेषिक थ्योरी फ्लोटिंग अराउंड, गौतम मुनि ने उसको रोकने के लिए भाई ऐसा दिन रात 24 घंटे थ्योरी मत निकाला कर, जो भी थ्योरी निकालो उसको प्रूव करो कि वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट आप मस्ट बी गिव ए प्रूफ। बट सवाल है प्रूफ क्या होता है। यहाँ पर न्याय शब्द जो है उन्होंने कैसे निकाला, 3 पदों से बना हुआ है। निह इया आया। निह मने रिलेशन, निकटता, व्हाट इज दे आर क्लोज। इया मने इसमें, आया मने उसमें। इसमें और उसमें संबंध क्या है आप बताओ। जैसे भगवान ने दुनिया को बनाया, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बोल रहा है ना ये दुनिया को तो भगवान ने बनाया, वो ठीक है भाई, मैं आपकी बात सुनता हूँ। अब आप बताइए भगवान ने इस सृष्टि को बनाया कैसे, उस दोनों में संबंध क्या है, ठीक है ना। आप जब तक संबंध स्थापित नहीं करते हैं तब तक हम अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए 4 तरह के दिए हैं। इसमें क्या है, जो सांख्य और वैशेषिका जो बताते हैं, तर्क जो देते हैं कार्य कारण का, कि मैंने कोई भी चीज अगर हो रहा है तो उसके पीछे में कोई कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट। अनलेस देयर इज ए कॉज देयर इज नो इफेक्ट। चेंज तभी संभव है जब कोई कॉज कर रहा है, उसको करने वाला कौन है इसको। जब तक ये ना पता चले तब तक हम उसको इफेक्ट को हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज को, अब कॉज को अगर देख रहे हैं आप, ठीक है ना, जो कॉज है जो कर रहा है अगर हम उसको देख पाए तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। माने डायरेक्टली आई कैन सी, हु कैन डू, आई कैन सी इट, हु इज डूइंग इट, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करो कौन कर रहा है। अगर उसको देख नहीं पा रहे, जो आदमी कर रहा है उसको नहीं देख पा रहे, तो इफेक्ट को देखो, ठीक है ना। इफेक्ट से उसको अलग, जैसे फोर्स, चेंज ऑफ स्टेट होता है फोर्स से, फोर्स को आप कभी देख नहीं सकते, इसलिए उसको आप इफेक्ट देते हैं, चेंज हुआ है कि नहीं स्टेट, हाँ ठीक है, इसका मतलब फोर्स हुआ होगा। जिस चीज को देख नहीं पाएंगे उसको इनडायरेक्ट, अनुमान वर्ड शब्द जब दिया हुआ है, मैं फिर बाद में सब में आऊंगा, प्रत्यक्ष दिया है, अनुमान दिया है, उपमान और शब्द, ये 4 तरह के प्रूफ दिए हैं। चारों प्रूफ क्या है मैं एक एक स्लाइड में एक एक में जाऊंगा। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट प्रूफ, वेर एवर पॉसिबल बाई ऑब्जर्विंग डायरेक्टली, प्रत्यक्ष प्रमाण, जिस चीज को हम देख सकते हैं उसको देख के प्रूव करना होगा, ठीक है ना। जिस चीज को, इसको मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ यूज होता है, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां हम उस कॉज को देख पाते, जो कर रहा है उसको देख पाते हैं, तब उसको डायरेक्ट प्रमाण बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक है, क्योंकि उसमें तो और कोई डाउट नहीं है कौन कर रहा है, नहीं तो कोई भी आदमी देखे, एनीबडी कैन वेरीफाई। क्योंकि प्रमाण का मतलब होता है एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए, एनीबडी कैन सी, ठीक है ना। अनुमान शब्द जो है ये थोड़ा सा, ये शब्द गौतम मुनि ने दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं, उन्होंने नहीं दिया होगा। वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो दूसरा प्रमाण होता है इनडायरेक्ट प्रमाण। डायरेक्ट प्रूफ एक इनडायरेक्ट प्रूफ हो सकता है या अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है। अनुमान शब्द जो है ये बाद के जितने भी कमेंटेटर लोग लिखे होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा गेस्ट वर्क जैसा लगता है नहीं, उनको लगा कि आप गेस कर रहे हैं इसलिए अनुमान शब्द यूज किया, बट दिस इज नॉट अनुमान, दिस इज ए इनडायरेक्ट प्रूफ। गौतम मुनि ने इसलिए दिया था कि कुछ चीजों को आप कभी देख नहीं पाएंगे, जैसे फोर्स को आप कभी देख नहीं पाएंगे, बट फोर्स है, हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो ओनली इफेक्ट से ही प्रूव कर सकते हैं। फोर्स का काम क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, आई कैन सी द चेंज ऑफ स्टेट। पत्थर ऊपर उठ रहा है नीचे जा रहा है ये हम देख सकते हैं, लेकिन उसको नीचे लेके और ऊपर लेके जा कौन रहा है ये हम नहीं देख सकते। तो वो इफेक्ट को देख के ही हम फोर्स है ये हम पता लगा सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ फोर्स बोलते हैं। और अनुमान का ये शब्द क्यों आया मैं बताता हूं। जब आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, ये अनुमान को लेके बहुत लोग क्रिटिसाइज किया, ये इसको प्रूफ है भी कि नहीं है, इस कैन वी टेक दिस एज ए प्रूफ, क्यों। तो एक एग्जांपल देते हैं, क्या एग्जांपल,
आग लगने से धुआं निकलती है, ठीक है ना। उनका एग्जाम्पल पढ़िए तो समझ में आएगा कि उनको ये शब्द ही नहीं समझ में आया, ये हमको बहुत क्लियर हो जाता है। आग लगने से धुआं होती है। अब आपको कहीं दूर में धुआं नजर आया, क्या हम गेस कर सकते हैं कि वहां आग लगा है? पहले वो धुआं है कि नहीं हमको पता नहीं, उस बाद आग है कि नहीं पता नहीं, तो बोला हम कैसे मान लेंगे कि धुआं देख के आग है, हम कैसे पता लगा सकते? इसलिए अनुमान तो प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो पहला तो उनका तर्क गलत है, एग्जाम्पल गलत है। गौतम मुनि ने उसके लिए नहीं बताया था, गौतम मुनि ने बताया था क्योंकि वैशेषिका में उसने लिखा अदृष्ट, फोर्स के लिए अदृष्ट बोला, मैंने आप देख नहीं सकते उसको। बोला आप देख नहीं सकता तो हम प्रूव कैसे करेंगे भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। तब ये बोला कि अगर कॉज को देख सकते हैं तो डायरेक्ट है, कॉज को नहीं देख सकते हैं तो इफेक्ट को देखिए। अगर इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, देयर इज नो वे आउट। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम इफेक्ट देख के ही उसका हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है। तो जो आदमी न्याय के बारे में पढ़ रहा था उसको शायद ये पता नहीं होगा कि गौतम मुनि ने किस चीज को देख कर कहा था। कुछ चीजों को आप देख नहीं सकते, जैसे जैसे साइज छोटी हो जाती, कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को कितने आदमी ने देखा है, बट सब लोग बिलीव करते हैं। कैसे बिलीव करते हैं? सब आपका इफेक्ट से देख के, नॉट बिकॉज ऑफ समबडी हैज सीन द इलेक्ट्रॉन कैसा है, देखने में कोई देखा नहीं है, बट प्रूफ बिलीव करते हैं कि वो है। वो कैसे प्रूव करते हैं? सब इनडायरेक्ट प्रूफ से प्रूव करते हैं, डायरेक्टली कोई देख के नहीं प्रूव किया उसको। इसीलिए ये इनडायरेक्ट प्रूफ एक अनदर वैलिड प्रूफ है, जिस जहां पर हम कॉज को देखेंगे डायरेक्ट, जहां इफेक्ट को देख के कॉज का हम अनुमान लगाते हैं उसको इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ द कॉज कहते हैं, ठीक है ना। बट देखते किसी ना किसी चीज को, हमको या तो कॉज दिखना है या तो इफेक्ट दिखना है, दोनों नहीं दिखेगा तो नहीं होगा। ये आग और धुआं के लिए नहीं है, आग और धुआं देखना है तो आपको जाके वहां देखना पड़ेगा। तीसरा होता है, आप कोई घटना को देखते हैं उसका थ्योरी आप बना नहीं सकते, माने आप कोई डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं बैठा सकते, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? तब उसके लिए क्या होता है? उपमान। ये हमारे सब साइंस में माना हुआ है। ये उपमान क्या है? एग्जाम्पल्स। इसको एग्जाम्पल मैंने क्या है, जैसे धरती आप हैं, धरती गोल है चपटा है, कैसे पता चलेगा हमको? तो धरती एक प्लैनेट है, तो हम दूसरे प्लैनेट को देखते हैं जो हम देख सकते हैं, मंगल है, बृहस्पति है, सबको देखें, वो सब गोल है, वो सब डायरेक्ट प्रमाण है, वो प्रूवन है कि वो स्फेरिकल है। तब हम कंक्लूजन, क्योंकि जिस चीज को देख रहे हैं एग्जाम्पल, वो उसका प्रमाण होना चाहिए, वो प्रमाण है, तो उसके प्रमाण के आधार पर हम ये कहते हैं कि मेरा धरती भी वैसे ही प्लैनेट की तरह स्फेरिकल होगा। ये हुआ उपमान। ये होता है भाई टेकिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप एक पैटर्न देखते हैं, बट वो एग्जाम्पल को प्रूफ करना होगा, बिना उसको प्रूफ किए अपने तब पैटर्न देखिए और तब जाके आप इसको आप बाकी चीज को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि साइंस में ये सब आप देखेंगे, इसको मेथड ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। इसको उपमान जो शब्द है, अगर अंग्रेजी में शब्द लें तो इंडक्शन है भाई, मेथड ऑफ इंडक्शन आप प्रूव करते हैं। हम लोग साइंस में तो बहुत यूज करते हैं, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आप एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर पहले प्रूव करते हैं, फिर ए प्लस बी क्यूब करते हैं, ए प्लस बी पावर 4 करते हैं, सबका पैटर्न वो हम लोग प्रूव करते हैं। पहले करने के बाद उसमें एक पैटर्न देखते हैं, उस पैटर्न से ए प्लस बी टू पावर एन लिखते हैं और उसको प्रूव करते हैं ए प्लस बी एन प्लस 1 के लिए, और प्रूव होता है तो होता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। वही इंडक्शन उपमान है। चौथा प्रूफ होता है, ऑलरेडी एक थ्योरी, प्रूवन थ्योरी मेरे पास में है जो ऑलरेडी प्रूव किया किसी ने, अब उससे हम डिड्यूस कर रहे हैं कुछ चीज, अगर वो सही है तो ये भी उसका निष्कर्ष हम निकालते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। इसलिए शब्द मतलब शास्त्र, ऑलरेडी प्रूवन शास्त्र कुछ है, थियरी है, तो हम उससे डिराइव, अगर वो सही है तो हम ये डिराइव कर रहे हैं और उसको हम एक प्रूव करते हैं उसको, वो भी एक मान लीजिए इसमें उस थ्योरी से आपने जो कंक्लूजन निकाला वो अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, वहां अगर गलत हो जाता है, इसका मतलब है कि जो पहला थ्योरी आपने जिसे निकाला वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, हम लोग साइंस में डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोपर्निकस ने, केपलर ने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन निकाला, वो एक फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूला से न्यूटन ने ये निकाला कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, उससे निकाला, उससे डिराइव किया, जो बाद में प्रूव भी हुआ। अगर ये प्रूव नहीं होता
तब मतलब हमको कपलर्स लॉस ऑफ मोशन देखना पड़ेगा वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। इसलिए अगर वो सही है तो इससे डिराइव क्या है, ये प्रूव किया है कि इनवर्स कर ला, बाद में प्रूव किया यस ग्रेविटेशन फोल्ड इज इनवर्स कर ला, तो मतलब कपलर लॉ भी मोशन सही है और जो डिराइव किया ये दोनों भी सही है, ठीक है ना। हंस दे लुक न्याय यूज्ड, अच्छा न्याय ने क्या किया, अपना जो प्रूफ, चारों प्रूफ डिफाइन किया पहले, तो कहाँ दिखाना है इसको भाई, कैसे हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये चारों प्रूफ को, तो वैशेषिका को लिया पूरा थ्योरी, क्योंकि सांख्य जो है मैंने पहले ब्रॉड आउटलाइन है, वो उतना डिटेल में नहीं है, बट वैशेषिका जो था काफी डिटेल में था, वो बहुत सारी चीजों को बताया, इसके लिए काफी अच्छा मसाला था गौतम मुनि के लिए, इसलिए वैशेषिका को पूरा लिया और बताया कहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कहाँ इनडायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे फोर्स के लिए बोला इनडायरेक्ट लगाना होगा, तो चारा नहीं है, जब तक क्वांटम पार्टिकल है आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीजें आती है, पानी गर्म कैसा होता है ये करो, तो ओला उसके लिए डायरेक्ट प्रमाण ले सकते हैं, ठीक है ना। शब्द क्या ले सकते हैं, इसने क्या कहा उसमें एक दोनों में मिलता है कि नहीं, जिसने जहां से डिराइव किया, इस तरह से उसने पूरे न्याय को वैशेषिका लेके चारों प्रूफ कहाँ कहाँ लगेंगे उसने एक्सप्लेन किया। इसलिए आप जब न्याय पढ़ेंगे तो आपको देखने में पूरा वैशेषिका जैसा ही लगेगा, रादर उसने वैशेषिका को एग्जाम्पल लेके ये चारों प्रमाण कैसे उसमें फिट होते हैं दिखाया गया। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं न्याय और वैशेषिका, सांख्य योग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सांख्य और योग जो है वो इवोल्यूशन प्रोसेस बताते हैं। सांख्य ने इवोल्यूशन बताया यूनिवर्स का, योग बताया इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन टू ए सेल्फ रिलेशन कैसे होता है। वेराज न्याय और वैशेषिका क्या है, न्याय ने वैशेषिका को एग्जाम्पल के लॉ पर उसने चारों प्रूफ कैसे कहाँ अप्लाई होंगे उसने दिखाया पूरा। और गौतम मुनि ने जो न्याय दिया वो एक सीड था, इसके बाद ही जो है बाद में हमारे यहाँ तर्कशास्त्र पूरा हुआ, जिसको निगमागम कहते हैं। अगम शास्त्र मतलब इंडक्टिव लॉजिक और निगम शास्त्र मतलब डिडक्टिव लॉजिक। बाद में देखेंगे, लॉजिक एक अपने आप में शास्त्र है, आज भी इवन पढ़ाया जाता है हम लोग को, और उस समय पढ़ाया गया था हम लोग को निगमागम करके तर्कशास्त्र पूरा, उसमें आप तर्कशास्त्र पढ़ेंगे। इंडक्टिव लॉजिक का बहुत अच्छा, काफी मोटा किताब है वो, और मेरी बड़ी बहन पढ़ती थी, तर्क उनका था, तो मैं दोनों किताब पढ़ा, बहुत अच्छा है, एकदम ब्यूटीफुल लिखा हुआ। मैंने ये सब किस जमाने में लिखे गए हैं आप वो समझिए, गौतम मुनि भी, ठीक है ना, तब से वो लोग लॉजिक को उतना यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वैदिक जो है, जो भी हमारा धर्म है, वो बिना विज्ञान का, बिना तर्क का कभी एक्सेप्ट हुआ ही नहीं कोई चीज, ये है महानता। ओएस जी, जैसे आपने समझाया है तभी आपने बोला हमेशा कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं और मॉडर्न साइंस में कोई फर्क नहीं है, रादर वैदिक टेक्स्ट जो हैं मॉडर्न साइंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या उसे सपोर्ट करते हैं कि भैया जो तुम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इसको तो हम ऑलरेडी डिड्यूस और इंड्यूस ऑलरेडी 5000 साल पहले कर चुके हैं या हजारों साल पहले कर चुके हैं। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल अस, रामायण काल से पहले का है। तो ये जो चीजें हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसकी थ्योरीज बनाई हैं, उसको प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करने के बाद उसे लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया है। सर, ये जो एक्सप्लेनेशन आप देते हैं ये पहली बार मैंने सुनी है। हमें लगता था कि कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, उन मंत्रों को पढ़ेंगे तो शायद उसमें कोई वाइब्रेशन निकलती है, वो एक अलग चीज है। बट ये जो साइंटिफिक वे से आप प्रूव करते हैं कि एक एक टेक्स्ट, जैसे ये जो कई लोगों ने बोला कि सांख्य है, वैशेषिका है, न्याय है, हमने कभी नाम ही नहीं सुना इनका, आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के बिना हम आगे जाकर अपने सारे ग्रंथों को समझ नहीं सकते कि आगे वेद क्या है, शास्त्र क्या है, हमारे इवन की गीता क्या है, कहां से आई है, ज्ञान कहां से आया है। तो जैसे आपने पूरा समझाया है, आई एम श्योर जो सनातनी है वो बड़ी बार मुझे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये सीरीज को बंद नहीं करना। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स पूजा थापर है लुधियाना में, उन्होंने बोला कि प्लीज ओएसजी को बुलाकर ये पूरी सीरीज को जल्दी करो, वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस सीरीज टू कंप्लीट। तो ये इसको दिखाता है कि आपने एक जगा दिया है लोगों को कि अपने जो संस्कार हैं, अपने वेद हैं, हमारी जो किताबें हैं, उसे समझना कि इसके अंदर जो ये इतना धरोहर है उसको समझने की अब लालसा शुरू कर दी आपने। एंड आई सैल्यूट यू, आई थैंक यू
फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इवन तो अभी तो हम बड़े ही समराइज्ड वे में कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ तो ना आए कि चीजें है क्या। जस्ट मैंने इसमें क्या लिखा है, थोड़ा एक एलिमेंट्री आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भाई, आपको पहले नाम नहीं मालूम है, लिखा क्या है तो ये है। और मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है और तुम आज जो साइंस में पढ़ रहे हो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सब चीजें जो है हमारे ऋषि ने जो कहा आज लोग फॉलो कर रहे हैं, हर आदमी फॉलो कर रहा है। और सब चारों प्रूफ जो है साइंस में आज भी, जहां डायरेक्ट प्रूफ जरूरत पड़ती है वो डायरेक्ट करते हैं, जहां इनडायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट करते हैं, जहां डेरिवेट करना होता है डिराइव करते रहते हैं। ठीक है, डेरिवेशन का आपको बताते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, वो कहां से निकाला? वो कोई नया थ्योरी नहीं निकाला, वो मैक्स प्लैंक का E इक्वल टू एच लेके बता दिया कि उसी का से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ तो ज्यादा वोल्टेज है। वो कोई नया फॉर्मूला कुछ नहीं दिया, जो ऑलरेडी प्रूवन था उसी को लेकर प्रूव किया वो। ठीक है, अगर वो गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये है। बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स हमारे ग्रंथ शास्त्र कोई ऐसा नहीं है कोई बैठा और बैठकर मंत्र उजापन कर दिया और सारी किताबें लिख दी। ये साइंटिफिक है और इसके पीछे पूरा प्रूफ है। दोस्तों, जिस तरह से ये समझाया है आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। अगले वीडियो दोबारा से ओएसजी के साथ बनाएंगे कि अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज गोइंग टू बी नाउ मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। योग। अब अगला करेंगे योग, योग क्या है, कैसे करना है। अगला योग नहीं, नेक्स्ट है दशावतार, उसके दशावतार से कनेक्टेड है योग। तो दशावतार पहले समझ जाइए, तब योग समझ में आएगा। ये नाम ऐसे जो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। तो चलिए अगली वीडियो की इंतजार रहेगा। वी विल ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। एक आध दिन के बाद इसको भी बनाते हैं। तब तक के लिए सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू। ठीक है सर।